शेन वेनलैंग को उसके डैड ने बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद वह 10 दिनों तक एक रूम में पड़ा रहा और बाहर जाने की जिद करने लगता। मुझे जाने दो, उसे वापस बिस्तर पर लिटा दो। शेन यू के ऑर्डर पर 2 बॉडीगार्ड ने उसे उठाया और वापस बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी चलने फिरने की ताकत नहीं बची और वेनलैंग के डैड के ऑर्डर पर शेन वेनलैंग को लोहे की हथकड़ियों से फर्श के तख्ते से बांध दिया गया था। बूढ़े कमीने, मुझे कैद करने का तुम्हें क्या हक है? मुझे छोड़ो, मुझे और भी काम है। काम? शेन यू ने अपने इकलौते बेटे को ऐसे देखा जैसे कोई चींटी को देखता हो, और उसने पूछा, खुद को शर्मिंदा करने के अलावा तुम्हारा और क्या काम हो सकता है? शेन वेनलैंग गुस्से से भड़क उठा, अपमान? कम से कम मैं तुम्हारा अपमान तो नहीं कर रहा। मैं अपने पिता की संतान हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुमने मेरे जन्म से ही मेरी कोई परवाह नहीं की, तो अब मुझे कैद करने का तुम्हें क्या हक है? मुझे छोड़ दो। धिक्कार है, कमीने। यहाँ पर शेन वेनलैंग अपने पिता को बहुत उल्टा सीधा बोलता है। जब शेन वेनलैंग ने हथकड़ियों से मुक्त होने के लिए अपनी उंगलियां चटकाने की कोशिश भी की, लेकिन शेन यू ने उसे वापस खींच लिया, उसकी टूटी हुई उंगलियों को फिर से जोड़ दिया, उसकी बाहों को उसकी पीठ के पीछे मरोड़ दिया और पहले से भी कसकर पकड़ लिया और फिर उसे एक रूम में फेंक दिया, अपने दिल में गुस्से से कोसते हुए, यह चिल्लाते हुए कि हुआ योंग ने जिस पर्सन की बात की थी, वह जो स्वयं तुम्हें मुक्त करने आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया? उसके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि यह पर्सन यिंगी हो सकता है, जो 10 साल से अधिक समय पहले मर चुका था, जिसकी राख बहुत पहले ठंडी हो चुकी थी। उस रूम की छत बहुत ऊंची थी, जिसके शीर्ष पर एक अकेली कांच की खिड़की थी। रिमोट कंट्रोल का बटन बिस्तर के सिरहाने पर लगा हुआ था, जो हथकड़ी पहने होने पर भी आसानी से पहुंचा जा सकता था। बस हल्के से दबाने पर अपारदर्शी कांच अचानक एक हल्की सी शुआ ध्वनि के साथ पारदर्शी हो जाता था और एक रोशनदान में बदल जाता था, जिससे बाहर की दुनिया दिखाई देती थी। यह सचमुच एक बेहद रोमांटिक डिजाइन था। इमेजिन कीजिए कि 2 लफ्ज दुनिया से कटे हुए इस रूम में अगल-बगल लेटे हुए हैं और ऊपर तारों के सागर को एक साथ देख रहे हैं। शेन यू जैसे निर्मम दरिंदे द्वारा बनाए गए रूम में इस तरह की डिजाइन संबंधी बारीकी का होना उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। शेन वेनलैंग ने सोचा कि यह डिजाइनर की कोई आकस्मिक प्रेरणा रही होगी, जिसे उसने यूं ही लापरवाही से जोड़ दिया होगा। हर चोट से निकलने वाले सुस्त उगने वाले दर्द को सहते हुए शेन वेनलैंग बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, जल्द से जल्द भागने के तरीके सोच रहा था, ताकि वह गाउतू की तलाश फिर से शुरू कर सके। अचानक उसे एक हल्की चटकने की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल टूटे हुए कांच के रोशनदान से एक रस्सी नीचे फिसलती हुई आई और बड़ी तेजी से नीचे गिरी। चौंककर शेन वेनलैंग झट से सीधा बैठ गया। अचानक हुई इस हरकत से उसकी पसलियों के बीच का घाव खिंच गया, जिससे तेज दर्द हुआ और दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। कमरे की बत्तियां बंद, केवल शेन परिवार के आंगन में लगे लैंपों की हल्की रोशनी ही ऊपर की रोशनदान के टूटे हुए कांच से छनकर आ रही थी। हल्की धीमी आवाजों की सरसराहट के बाद एक लंबा पतला व्यक्ति फुर्ती के साथ उसके सामने उतरा। ऊपर से छनकर आ रही धुंधली रोशनी में शेन वेनलैंग को लगा मानो वह सपना देख रहा हो, और देखते ही देखते वह कांपते हुए धीरे से इतने साल बीत गए थे। केवल इतना ही बदला था कि अब वह पहले से अधिक पीला और दुबला हो गया था। चांदनी में उसके चेहरे की लंबी रेखाएं, उसकी चमकीली आंखें, उसका चौड़ा माथा, सब कुछ इतनी स्पष्टता से उभर रहा था। शेन वेनलैंग को यह यकीन करने में काफी समय लगा कि वह सपना नहीं देख रहा है। छोटे भेड़िए के बच्चे अभी भी जाग रहे हो। शेन वेनलैंग की आंखें बेकाबू होकर जलने लगीं, गर्म और दर्द से भरी हो गईं। 10 साल से भी अधिक समय पहले अंतिम संस्कार में जो आंसू वह बहा नहीं पाया था, वे आज रात उम्र पर हर बूंद बहने को बेताब थी। पापा! अविश्वास और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यिंगी ने होठों पर उंगली रचकर चुप रहने का इशारा किया और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें रस्सी का इस्तेमाल करना याद है? मुझे याद तो है, पर मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। शेन वेनलैंग ने बोलते हुए अपना हाथ उठाया और अपने डैड ओमेगा से शिकायत करते हुए कहा, शेन यू ने मुझे पीटा और जंजीरों से बांध दिया। वह एक निर्दयी मनोरोगी है। यिंगी ने सिर पर हाथ फेरते कहा, वह तुम्हारे पिता है। शेन वेनलैंग ने गुस्से से जंजीर को झटका दिया। दांत पीसते हुए उसने थूकते हुए कहा, वह मेरा बाप नहीं है। मैं कभी भी उस नीच अल्फा को अपना बाप नहीं मानूंगा जो अपनी यिंगी ने उसे कसकर गले लगाया और जाहिर तौर पर वह शेन वेनलैंग की बातों से सहमत नहीं था, लेकिन यह दिल खोलकर बातचीत करने के लिए सही जगह नहीं थी। उसने अपने कंधे पर टंगे बैग से एक छोटा लेजर कटर निकाला। पल भर में उसने शेन वेनलैंग को हेडबोर्ड से बांधने वाली बेरियों को काट डाला। शेन वेनलैंग ने अपनी कलाई मोड़ी, फिर दर्द से कराहते हुए दांत पीसते हुए अनारीपन से खुद को बिस्तर से नीचे लुस्काया। उसकी अटपटी हरकतों ने यिंगी का ध्यान खींचा है। छोटे भेड़िए के बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? शेन वेनलैंग ने जानबूझकर अपने दर्द को बहाछाकर बताया और कर्कश स्वर में कहा, कुछ नहीं है, बस कुछ दिन पहले शेन यू ने लात मारी और मेरी 4 पसलियां तोड़ दीं, और साथ ही साथ मेरा एक पैर भी तोड़ दिया। यहाँ पर शेन वेनलैंग बिल्कुल बच्चा बना हुआ था। देखा, तुम लगभग 30 साल के हो गए हो और वह अब भी तुम पर हाथ उठाता है। सच तो यह है कि यिंगी की मौत के बाद शेन यू ने उस पर शायद ही कभी हाथ उठाया हो। जब कभी उसने ऐसा किया भी, तो हमेशा इसलिए क्योंकि शेन वेनलैंग ने जानबूझकर उसकी कमजोर का फायदा उठाता था, जानबूझकर उसके सामने यिंगी की मृत्यु का जिक्र किया था। कमीना कहीं का। हाँ, वो अब भी मुझे हरा ही देता है, शेन वेनलैंग ने कहा। पापा,
क्या ऐसा हो सकता है कि मैं असल में शेन यू का बेटा नहीं हूँ? शेन वेनलैंग को अपने माता पिता के बारे में वाकई संदेह था। शेन वेनलैंग को अपने माता पिता के बारे में हमेशा शक होता था। शेन वेनलैंग के पास यह शक करने का हर कारण था कि यदि शेन यू को उसके सार्वजनिक रूप से पागल हो जाने और शेन परिवार के नाम को बदनाम करने का डर न होता, तो अपने सामान्य स्वभाव के कारण शेन यू उसे कभी भी वापस घर नहीं ले जाता। बकवास मत करो, यिंगी ने हल्की आवाज में उसे डांटा और साथ ही रस्सी को 2 बार जोर से खींचकर पक्का किया कि वह मजबूती से बंधी है। फिर वह नीचे झुक गया और शेन वेनलैंग को अपनी पीठ सौंप दी। चल जाओ, मैं तुम्हें उठा लूं। शेन वेनलैंग की आंखें जल उठी, आंसू फिर से बहने ही वाले थे। लगभग 30 वर्ष का, एक एस लेवल अल्फा, फिर भी वह अपने ओमेगा पिता की पीठ पर सवार होकर घर से भागने वाला था। अगर यह बात फैल गई तो यह सचमुच एक दिल को छू लेने वाला मजाक होगा। लेकिन शेन वेनलैंग को शर्मिंदा होने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ कमरा अचानक रोशनी से जगमगा उठा। इकलौता दरवाजा जोर से खुला और शेन यू बाहर से अंदर आ गया। उसके साथ काफी बॉडीगार्ड थे। शेन यू के चेहरे पर हमेशा छाई रहने वाली बर्फीली शांति उस पर पूरी तरह पिघल गई जब उनकी नजर यिंगी पर पड़ी। मानो कोई जमा हुआ पहाड़ अचानक टूटकर पिघल गया हो और मानवीय भावनाओं की कच्ची लहरों से उनका ठंडा सुंदर चेहरा सराबोर हो गया हो। शेन वेनलैंग ने घबराकर चीख मारी। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि उस समय उसके पिताओं के बीच क्या हुआ था, लेकिन बाहरी दुनिया से फैली अफवाहों के पर शेन वेनलैंग को यकीन था कि शेन यू कभी भी उसकी तरह यिंगी के जीवित होने की बात से खुश नहीं होगा। उन अफवाहों के अनुसार इतने साल पहले जब यिंगी को कैद किया गया तो गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अल्फा ही था जिसने उसकी जान ले ली थी।